ओके चलो अब हम लोग TQM के साथ आगे बढ़ते हैं। TQM जो हम करते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई क्वालिटी है, क्वालिटी एक्सीलेंस, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस होता है, क्वालिटी से क्या फायदा होता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर हम TQM करेंगे तो हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज में फायदा होगा हम वो पढ़ने वाले हैं। मतलब कंपनी में ऐसा क्या क्या फायदा मिलेगा हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो फायदा हमें मिलेगा वो है कमिटमेंट बाय सीनियर मैनेजमेंट एंड ऑल एम्प्लॉइज। TQM करने के लिए हमें कमिटमेंट चाहिए, पहली बात तो सीनियर मैनेजमेंट का, और अगर TQM हो जाता है तो भी मैनेजमेंट का कमिटमेंट बरकरार रहता है, एज इन कंटिन्यू होता है। ठीक है, उसके बाद अगर TQM होगा तो हम कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएंगे, एम्प्लॉइज की लॉयल्टी हमें मिलेगी, एम्प्लॉइज को हम मोटिवेट कर पाएंगे। आ रहा है समझ में? तो अगर हम लोगों ने हर चीज की क्वालिटी मेंटेन की तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट हमें कमिटमेंट देगा और कमिटमेंट कंटिन्यू करेगा। सेकेंडली हमारे कस्टमर जो है वो खुश हो जाएगा, हमारा एम्प्लॉय हमारे साथ लॉयल रहेगा। अच्छा, अब तुम पूछोगे कि मैम एम्प्लॉय लॉयल्टी और क्वालिटी का क्या क्या कंपैरिजन है, तो मैं आपको बताती हूँ। एक प्रोडक्ट हमने बनाया, वो प्रोडक्ट हमने आगे सेल किया, ठीक है, सेल किया, कस्टमर का फीडबैक अच्छा आया, ठीक है, एम्प्लॉय को वो काम करने को मिल रहा है जो कि कहीं ना कहीं क्या है, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है। तो एम्प्लॉय को आइडिया मिल गया कि मैं वो काम कर रहा हूं जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए वो क्या माना जाएगा कि एम्प्लॉय उससे मोटिवेट हो रहा है, और अगर वो मोटिवेटेड रहेगा तो वो लॉयल रहेगा और वो कंपनी से निकलने की कोशिश नहीं करेगा। उसके अलावा आप अपने डेवलपमेंट साइकिल टाइम को कम कर सकते हो अगर TQM रहेगा तो आप अपने डेवलपमेंट साइकिल टाइम। और व्हाट इज डेवलपमेंट साइकिल टाइम? देखो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट है जो आगे आने वाला है, बट मैं आपको पहले बता रही हूं। पिज्जा हट जो है, जब पिज्जा हट ने डिलीवरी स्टार्ट की थी तो वो डिलीवरी पहले 60 मिनट्स में करता था। कब करता था? 60 मिनट्स में। उसके बाद पिज्जा हट ने डिलीवरी स्टार्ट कर दी 45 मिनट्स में। उसके बाद पिज्जा हट ने डिलीवरी स्टार्ट कर दी 30 मिनट्स में। ऐसा क्यों? आप कस्टमर को कुछ अच्छा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं टोटल क्वालिटी का ऐसे नहीं कि आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी दो, भले आप बहुत टाइम लगाओ, वो भी नहीं है। टोटल क्वालिटी, इसका नाम क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मतलब आपको बेटर प्रोडक्ट तो देना ही है, पर साथ में आपको स्पीड भी देनी है, आपको प्रोडक्ट टाइम पर या और जल्दी देना है। आ रहा है समझ में सबको अच्छे से? तो पहले पिज्जा हट जब 60 में देता था, उससे 45 किया तो बायर्स को अट्रैक्ट किया कि नहीं, उसके बाद 30 में दिया तो और बायर्स अट्रैक्ट हो गए। तो ये जो डेवलपमेंट साइकिल है, डिलीवरी साइकिल है, वो क्या हो जाता है, टोटल क्वालिटी से कम हो जाता है। उसके बाद जस्ट इन टाइम डिमांड फ्लो मैन्युफैक्चरिंग। जस्ट इन टाइम डिमांड फ्लो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, अभी सबसे ज्यादा डिमांड सबसे ज्यादा किसकी है? सैनिटाइजर्स, राइट, सैनिटाइजर की बहुत बढ़िया, मेडिसिन की है, ओके, और क्या लगता है? बेबी प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है कि नहीं है? तो ऐसे केस में ये जो प्रोडक्ट्स है जिनकी इतनी ज्यादा डिमांड है, अगर कंपनीज जस्ट इन टाइम प्रोडक्ट की डिमांड पूरी कर लेगी तो कस्टमर लंबे टाइम तक लॉयल रहेगा। आ रहा है समझ में? जैसे कुछ कंपनीज हैं जो अभी भी इस टाइम पर भी डिमांड पूरी कर रही है, तो कस्टमर अब इस टाइम पर यूज टू हो जाएगा और फिर लॉन्ग रन में वो उन्हीं के प्रोडक्ट को यूज करेगा। जैसे फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? फ्लिपकार्ट आपको पता है कि भाई अभी तो इंडिया में रूल तो अमेजॉन ही कर रहा है ना, पर अभी फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? फ्लिपकार्ट अभी ग्रोसरीज डिलीवर कर रहा है। ग्रोसरीज से इसको क्या पैसा मिलेगा? कोई पैसा नहीं मिलेगा, पर वो कस्टमर बांध रहा है कि देखो अमेजॉन बाहर की कंपनी है, वो आपको आगे ग्रोसरीज डिलीवर नहीं कर रही है, हम कर रहे हैं, तो आप हमसे लॉयल रहो। आ रहा है समझ में अच्छे से? तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट टोटल क्वालिटी। तो इसमें आप फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल डाल सकते हो। उसके बाद इंप्रूवमेंट टीम्स, अगर टोटल क्वालिटी रहेगी तो पूरी की पूरी टीम वर्क जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। सारी टीम्स जो है वो एफिशिएंसी के लिए काम करेगी।
क्वालिटी के लिए काम करेगी, ठीक है। सबकी जो COP सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग पढ़ चुके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो ही है, तो टोटल क्वालिटी में वो भी कम होगा। अब तुम बोलोगे मैम क्वालिटी बढ़ रही है तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। भैया अभी बढ़ेगी ना, पर अगर आप लॉन्ग रन में सब मेंटेन करोगे तो लॉन्ग रन में तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कॉस्ट को हमें लॉन्ग रन में कम करना है, भले अभी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा हो जाए। क्लियर है। उसके बाद सिस्टम्स टू फैसिलिटेट इंप्रूवमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जैसे कि MIS समझते हो ना क्या होता है? अब सब लोग अपने घर पे बोलेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रही हूँ। MIS क्या होता है? एक ऐसा कॉमन डेटाबेस होता है जिसमें मैनेजमेंट के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के एक सेंट्रलाइज डेटाबेस में, राइट। सो ऐसे केस में अगर हम TQM करेंगे तो हम ऐसे सिस्टम बनाएंगे जिससे कि हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ इंप्रूवमेंट होगा। ओके, TQM में ऐसे सिस्टम बने जाते हैं जिससे पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ इंप्रूवमेंट किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद लाइन मैनेजमेंट ओनरशिप। व्हाट इज लाइन मैनेजमेंट ओनरशिप? देखो, ओके, ये डायग्राम हमारा काफी खराब हो गया है तो हम इस पे आ जाते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर 3 ही डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, फाइनेंस और HR, है ना। मार्केटिंग, फाइनेंस और HR 3 डिपार्टमेंट है। उन तीनों के एम्प्लॉयज हैं, इनके अंडर सबऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है। अब कहीं ना कहीं जब टोटल क्वालिटी होगा तो यहां से 0 लेवल से स्टार्ट होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगा, इंप्रूव होगा, इंप्रूव होगा, और CEO भी अपनी क्वालिटी इंप्रूव करेगा। सब अपने अपने काम की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। सो कहीं ना कहीं सारे लोग अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है जिनके पास ओनरशिप है और ये जो सबऑर्डिनेट्स हैं जो क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, ये लोग सब मिलकर एक ही काम करेंगे। सो जो पहले डिफरेंसेस होता था सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, वो खत्म हो जाएगा और सब लोग मिलके एक काम करेंगे, एंड दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो दिस TQM विल अल्टीमेटली लीड टू कोऑपरेशन। क्या बढ़ेगा कंपनी में? कोऑपरेशन, पीस आउट, हार्मनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्लियर है क्या? बोलो हाँ ना। पढ़ेंगे आगे, चलो। उसके बाद एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट। अभी आप लोगों ने देख लिया कि भाई एम्प्लॉय का तो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा है कि नहीं। 0 लेवल से जो एम्प्लॉय है, बिल्कुल लोएस्ट लेवल से जो एम्प्लॉय है, वो भी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा। क्लियर है सबको अच्छे से? तो ये सारी की सारी चीजें होने वाली है अगर TQM होता है तो। पक्का? बढ़ेंगे, चलो। अब TQM के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें इसमें पढ़ना है, ध्यान से सुनना। ओके, सबसे पहला प्रिंसिपल है मैनेजमेंट कमिटमेंट। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? मैनेजमेंट कमिटमेंट। हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा रोल TQM में यह है कि मैनेजमेंट को कमिट करना पड़ेगा। आप अगर इसमें देखोगे तो अगर ये मार्केटिंग, फाइनेंस और HR के हेड, अगर इन लोगों ने कुछ प्लान नहीं किया TQM का, तो ये सबऑर्डिनेट्स को क्या फर्क पड़ता है कि TQM हो रहा है कि नहीं? उनको अपनी सैलरी से मतलब है कि नहीं? हर महीने 30 तारीख को, 31 तारीख को अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जानी चाहिए। उनको इससे कोई मतलब नहीं कंपनी में क्वालिटी है या नहीं है, हमें अच्छा काम करने दो, हमें सैलरी दे दो, हमें बाकी किसी मतलब नहीं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये लोगों को ऊपर भी जवाब देना है, नीचे भी सैलरी बांटनी है। तो ऐसे केस में ये लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो ऐसे केस में मैनेजमेंट जो है, इसका कमिटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी। मैनेजमेंट 4 चीजें करेगा। कितनी है? 4 मतलब 4। सबसे पहला प्लान। सबसे पहला क्या करेगा? प्लान करेगा। प्लान करने के बाद डू मतलब करना, खुद करना। पहले दिमाग से सोचा, फिर डू किया, फिर उसको चेक किया कहाँ गड़बड़ हो रही है। चेक करने के बाद जो गड़बड़ निकली उस पर एक्ट किया।
So first they used their mind to plan it, then they did it, then they implemented it, then they checked what is going on, and then they did what? They acted upon the consequences of review. तो रिव्यू में जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आए या नेगेटिव रिजल्ट आए उसके बेसिस पे एक्शन किया जाएगा. मतलब यहाँ पर जो प्लान किया था वो चेकिंग में समझ में आएगा कि चेकिंग में कि प्लान जो हमने किया था वो सही बना या गलत बना. सही गलत बना बाय चांस तो हम एक्ट में हम उस प्लान को चेंज कर सकते हैं. तो 4 चीजें करनी है: प्लान, डू, चेक एंड एक्ट. क्लियर है? बहुत अच्छे से. ब्रैकेट्स में क्या लिखा है उसको छोड़ दो, ठीक है. सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट. ब्रैकेट्स में जो लिखा है वो आपकी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ओके, चलो. उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल जो TQM का है वो है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. हम ये भी पढ़ चुके हैं ऊपर. एम्प्लॉय का इसमें सबसे ज्यादा एम्पावरमेंट मतलब उसकी ग्रोथ होती है. क्यों ग्रोथ होती है? सबसे पहले जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था तो जो काम हो रहा था वो रेवेन्यू के लिए होता था और क्वांटिटी के लिए होता था. कस्टमर सेटिस्फैक्शन कभी होता था, कभी नहीं होता था. कभी क्यों नहीं होता था? क्योंकि क्वालिटी नहीं मिल रही है. लेकिन आफ्टर TQM अब जो हमारा एम्प्लॉय कर रहा है, रेवेन्यू तो मिल ही रहा है, क्वालिटी भी मिल रही है और फुल कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है. तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉय को ये काम करने की ट्रेनिंग मिल रही है और अब जब वो ये कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाएगा तो दूसरी कंपनी वाले तो बुला लेंगे, आओ बेटा आओ, तुम तो TQM सीख कर आए हो. आ रहा है समझ में? तो तुम तो इतना अच्छा काम सीख कर आए हो, तुम तो हमारी कंपनी में आके TQM लेके आओगे. तो ये समझ लेना गाइस कि जो लोग TQM अडॉप्ट कर लेते हैं वो लोग बेंचमार्क किसी और के लिए बन जाते हैं. तो अगर मैं कोई कंपनी में भले एज ए CS जहां पर TQM चल रहा है, मैं अगर उस कंपनी का पार्ट हूं तो उस कंपनी को बेंचमार्क माना जाएगा और जब मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगी तो दे विल बी हैप्पी टू एक्सेप्ट मी एज एन एम्प्लॉई. व्हाई? बिकॉज आई हैव लर्न्ड द वर्क ऑफ TQM. सो यू गेट द ट्रेनिंग, ओके, यू गेट टू वर्क इन एक्सीलेंट टीम्स. तो ये इससे एम्प्लॉय की ग्रोथ होती है. और साथ में जब आप TQM करते हो तो आपको जो भी, जैसे चेक कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पर, तो चेक करेंगे कि जो प्लान किया था वो हुआ कि नहीं. तो जो प्लान किया था उसको इम्प्लीमेंट अल्टीमेटली कर कौन रहा है? एम्प्लॉय. वो हुआ कि नहीं वो भी कौन कर रहा है? एम्प्लॉय. तो चेक करेंगे कि नहीं. तो जिसने काम अच्छे से किया उसको रिकॉग्निशन भी तो मिलेगा. रिकॉग्निशन मिलता है, रिकॉग्निशन मतलब उसे रिकॉग्नाइज करना कि अरे तुमने काम बहुत अच्छा किया है, तो उसे अल्टीमेटली मोटिवेशन मिलेगा. क्लियर है सबको? अच्छे से पक्का. तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कैसे होगा? मोटिवेट होगा क्योंकि उसे रिकॉग्निशन मिलेगा, उसे अवार्ड्स मिलेंगे, उसे पैसा इंसेंटिव्स मिलेंगे, है ना. उसके बाद उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, करेक्ट है. उसके बाद उसको एक्सीलेंट टीम्स में काम करने का मौका मिलेगा. बढ़ेंगे आगे. चलो, तीसरा होता है TQM होता है फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग. फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग क्यों? क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं, भले क्वालिटी एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको मेजर नहीं किया जाता है, पर फिर भी TQM फैक्ट बेस्ड होता है, मतलब नंबर्स बेस्ड होता है. बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जो यूज किए जाते हैं किस चीज के लिए? TQM को कैलकुलेट करने के लिए कि पहले आपकी क्वालिटी कितनी थी और अब कितनी हो गई या गिर गई या सेम है. जो भी सिनेरियो है आप TQM को क्वांटिटेटिव फॉर्म में कैलकुलेट करते हो. अब उसके बहुत सारे अलग अलग टूल्स है गाइस. वो टूल्स आप लोगों को कोर्स में नहीं है. ओके, वो टूल्स आप लोगों को कोर्स में नहीं है. आपको कुछ भी इसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो आपको ये नहीं पढ़ना है. क्लियर है? ओके, CS स्टूडेंट्स है उन लोगों को इनमें से कुछ टूल्स हैं इन SFM, बट आप लोगों को ये नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है. आपको इसके लिए खुश होना है, बुरा मानना है, आप डिसाइड करो. मुझे तो ऐसे भी नहीं पता चल रहा है. चलो, अलग अलग टूल्स हैं. एक है SPC स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल. SPC क्या है? स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल. इसमें हम मीन मीडियन मोड का यूज करते हैं. जो तुम लोग सोचते हो ना, मैम बचपन में हमने इंटीग्रेशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा, मीन मीडियन मोड पढ़ा, क्या काम आया? काम आता है. ओके,
फिर उसके बाद DOE FME है, 7 स्टैटिस्टिकल टूल्स है, टॉप्स है, ठीक है, दैट इज टीम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो है फोर्ड कंपनी ने टॉप स्टैटिस्टिकल टूल यूज किया था। ये अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल है, आपको इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, देन 2, अगर आप लोगों को समझना है, पढ़ना है, then I will make another video only for these particular statistical tools, जो आप लोग एग्जाम के बाद देख लेना for better knowledge and better understanding. Okay? चलो, उसके बाद 4th is continuous improvement. Continuous improvement क्या होता है? Continuous improvement, systematic measurement and focus on CONQ. What is CONQ? Cost of new quality. भाई नई क्वालिटी ला रहे हैं तो कॉस्ट तो लगेगी ना, तो हमें फोकस करना पड़ेगा कि हम अगर इतना खर्चा कर रहे हैं तो इतना पैसा, कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम एक्सीलेंस टीम्स पे फोकस करते हैं। हम TQM में फोकस इस चीज पे करते हैं कि हम जो टीम बनाए, जिस डिपार्टमेंट में बनाए, वो एक्सीलेंट हो। ओके, TQM का फोकस ही इस पे रहता है कि पहली बात तो कितना खर्चा लग रहा है, उसके बाद हर वो टीम बने, जो भी टीम बन रही है हमारी, वो एक्सीलेंट हो। उसके बाद हम डिपार्टमेंट वाइज काम नहीं करेंगे। ओके, ये मार्केटिंग, ये फाइनेंस, ये अकाउंट्स, ये HR, तो सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज काम नहीं करेंगे, हम इनमें आपस में भी क्रॉस फंक्शनल काम करवाएंगे, आपस में भी कोऑर्डिनेशन करवाएंगे। कंपनीज में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कि समझ लो मार्केटिंग ने अपना काम पूरा कर लिया, फिनांस ने अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन जब वो लोग अकाउंट्स पे गए तो अकाउंट्स ने अपना काम ही पूरा नहीं किया। अकाउंट्स ने काम नहीं किया तो HR ने भी काम नहीं किया। तो ये लोग इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में तो काम कर लेते हैं, लेकिन जब आपस में कोऑर्डिनेट करने की बात आती है तो ये लोग फेल हो जाते हैं। फेल होने के कारण क्या गिरती है हमारी? अल्टीमेटली क्वालिटी गिरेगी तो क्या अल्टीमेटली इफेक्ट होगा? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर तो बुरा मान के बैठ जाएगा, उसको क्या मतलब है कि HR ने काम नहीं किया और मार्केटिंग ने किया, तो उसको सिर्फ किससे मतलब है? हमें टाइम पर अच्छा सस्ता टिकाऊ प्रोडक्ट चाहिए। मैं अगर 10 रुपए दे रहा हूं तो मुझे 20 रुपए जितना सामान चाहिए, उसे इससे मतलब है। आ रहा है समझ में, है ना? तो ऐसे केस में कभी कभी जो डिपार्टमेंट्स है वो लोग आपस में क्या होता है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, इसमें वो फेल हो जाते हैं। तो TQM इस चीज का ध्यान रखता है कि सारे फंक्शन, सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेशन रखें। उसके बाद TQM का एक और फोकस होता है, सबसे पहले आप क्वालिटी अटेन करो, फिर आप मेंटेन करो और फिर आप अपने स्टैंडर्ड्स और बढ़ाओ। ठीक है, सीक्वेंस से डांस करना मेरे साथ। सबसे पहले अटेन करेंगे, फिर हम मेंटेन करेंगे, फिर हम इम्प्रूव करेंगे। पहले क्या करेंगे? अटेन करेंगे, फिर हम मेंटेन करेंगे। अटेन करना मतलब अचीव करना, क्वालिटी अचीव करेंगे, फिर हम मेंटेन करेंगे, फिर हम क्वालिटी को और इम्प्रूव करेंगे। बहुत अच्छे से क्लियर है? पक्का बढ़ेंगे आगे। ठीक है, हमारा आखिरी और 5वां प्रिंसिपल है कस्टमर फोकस। ठीक है, मैं आपको पहले जो फर्स्ट सेंटेंस था मेरा TQM का वो यही था कि आपको कस्टमर फोकस, इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मेजर गोल होता है। ठीक है, तो हमारा कस्टमर फोकस इसमें प्रिंसिपल रहेगा और उसमें क्या हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले मेंटेन करेंगे हमारी सप्लायर के साथ पार्टनरशिप। सप्लायर पार्टनरशिप क्या रहेगी कि हमारी अगर ये कंपनी है, ये हमारा कस्टमर है, ये हमारा सप्लायर है, अगर हमने सप्लायर से रिलेशंस खराब कर लिया, अरे तू तो ऐसा, तेरा रॉ मटेरियल तो ऐसा, तू तो ऐसे प्रोडक्ट देता है, दिया, अब हमने क्या किया? रिलेशंस खराब कर ले। इसने बोला नहीं तेरा रॉ मटेरियल, जो बन सकता है कर ले, नहीं देना रॉ मटेरियल। अब क्या कर लोगे? रॉ मटेरियल नहीं मिला तो क्या दोगे? कस्टमर को क्या दोगे? नहीं दे पाओगे ना। तो सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करोगे तो इनडायरेक्टली कस्टमर तक टाइम पर प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे और वो सेटिस्फाई रहेगा। वरना हमने जो ऊपर पड़ा टाइम पर डिमांड पूरी करनी है, वो कैसे करोगे? ठीक है, उसके बाद सर्विस रिलेशनशिप विद इंटरनल कस्टमर्स। इंटरनल कस्टमर्स कौन होते हैं? जो आपकी कंपनी के ग्रुप में ही होते हैं,
लेकिन वो इंटरनल होते हैं, मतलब आपकी कंपनी का पार्ट होते हैं, लेकिन साथ में वो कंपनी के कस्टमर्स भी होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल एप्पल के एम्प्लॉय ने एप्पल फोन खरीद लिया, आ रहा है समझ में? तो ऐसे केस में आपको उनसे बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि जब वो बाहर जाएगा तो वो क्या बोलेगा, अरे मैं तो इस कंपनी में काम करता हूँ, मैंने इसका प्रोडक्ट खरीदा है, मैं बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आ रहा है समझ में? तो जब इंटरनल एम्प्लॉय कस्टमर बन जाता है और वो बाहर जाकर बोलेगा, ठीक है, वो जब बाहर जाकर बोलेगा तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। उसके बाद क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना, ये तो हम पहले दिन से जानते हैं, ठीक है। और हमें जो कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट हमें बेचना है, अपने हिसाब से नहीं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जो सोचती है कि हम जो बेचेंगे कस्टमर खरीदेगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। कस्टमर इज द किंग, कस्टमर किंग होता है कि नहीं? तो ऐसे केस में कस्टमर जो चाहता है आपको वो देना पड़ेगा, वैसी क्वालिटी देनी पड़ेगी, वैसे स्टैंडर्ड देने पड़ेंगे। क्लियर है सबको? और वैसे भी देखो चाइना ने तो वैसी ही लगा रखी है हम लोगों की, ठीक है, इतने अद्भुत प्रोडक्ट लेकर आता है कि हमें वैसे प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। अब वो तो लो क्वालिटी दे देता है, हम लो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। आ रहा है समझ में? तो कस्टमर को हमें स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट देने पड़ेंगे। तो देखो गाइस, 5 प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए। सबसे पहला मैनेजमेंट कमिटमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, प्लान डू चेक एंड एक्ट, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट कैसे होगा? आप उसको ट्रेनिंग दोगे, आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे, रिकॉग्निशन दोगे तो मोटिवेट होगा और आप उसको अच्छी से अच्छी टीम में रखोगे। फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल्स है, जैसे एसपीसी हो गया, टॉप्स हो गया जो फोर्ड ने दिया था, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कैसे होगा? आप कस्टमर पे फोकस करोगे, आप एक्सेलेंट टीम्स पे फोकस करोगे, आप सबसे पहले अटेन करोगे, मेंटेन करोगे और फिर इंप्रूव करोगे। और हमारा 5वां प्रिंसिपल है कस्टमर फोकस। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से तो बोलो हाँ। बढ़ेंगे आगे, चलो। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीक्यूएम पे, ठीक है। काफी सेम है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स है? 7 मतलब 7, ठीक है। सबसे पहला है, इसमें एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होता है। इसमें एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा इसमें एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होता है। क्लियर है क्या? ठीक है। तो इसमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, फायदा बोल लो, इसमें एम्प्लॉय का टोटल इन्वॉल्वमेंट होता है, कस्टमर फोकस हमारा सबसे ज्यादा होता है और हम अपने प्रोडक्ट्स के कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं, हम अपनी कंपनी के कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर ध्यान देते हैं। उसके बाद इसमें जो अप्रोच फॉलो होती है, अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तीनों पॉइंट बहुत क्लियर है। सबसे पहला एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होता है, हम कस्टमर पे सबसे ज्यादा इसमें फोकस करते हैं, उसकी सेटिस्फैक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं और हमारा इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस होता है। ओके, अब आती है हमारी अप्रोच, ध्यान से सुनना। इट कॉल्स फॉर ब्रेकिंग ऑल द प्रोसेस इनटू स्टेप्स, बी इट इंटरनल और एक्सटर्नल। The rationale मतलब purpose of this is that each such step can be analyzed, measured, improved upon to attain desired results. Raw material से लेकर end product तक हम क्या से क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ हम बहुत छोटी स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। और जब हम वो डिवाइड कर देंगे तो हम एक एक स्टेप को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और वो पूरा प्लान डू चेक रिव्यू बार बार हर प्रोसेस को करेंगे। तो हर प्रोसेस में अब देखो यहां से लेके यहां तक हमारी क्या थी, पूरी इनपुट से आउटपुट की स्टेप थी, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट हमारा था। लेकिन हमने उसको छोटी स्टेप में जब हमने उसको डिवाइड किया तो हम एक एक स्टेप को क्या करें, एनालाइज करें, चेक करें, एनालाइज करें, चेक करें। इससे क्या समझ में आ रहा है, हमारा तो पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी प्रोसेस, पूरी की पूरी सीरीज ही इंप्रूव हो गई, क्वालिटेटिव हो गई। आगे समझ में। उसके बाद मैनेजमेंट का क्या अप्रोच होता है, इसमें सारी जो इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस है वो मैनेज करना जरूरी है। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया ये कि मार्केटिंग फाइनेंस अपने अपना काम तो अच्छे से कर लिया, पर जब उनको कोऑर्डिनेट करने की बात आई तो फेल हो गए। तो इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस जो है उस पर बहुत ज्यादा किसको ध्यान देना पड़ेगा, मैनेजमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से।
उसके बाद जो डिसीजन है वो फैक्ट बेस्ड होता है। हमने ऊपर ही पढ़ लिया, अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं। हम हवा में बातें नहीं करते हैं। किस में बात नहीं करते हैं? हवा में। हम कैसे बात करते हैं? जो रिजल्ट हमारा स्टैटिस्टिकल टूल से आएगा हम उसके बेसिस पे आगे इंप्रूव करेंगे। क्लियर है? और लास्ट में म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। ठीक है, TQM का फायदा क्या होता है? सोचो, हमने ये बनाया था अभी, हाँ ये रहा, ये हमारा सप्लायर है ना। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा तो सप्लायर से भी तो हम ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा सप्लायर भी खुश रहता है। ओके, अगर हमने TQM किया तो कस्टमर खुश तो बाकी सब भी तो खुश होंगे क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है। आ रहा है समझ में? सो इट ब्रिंग्स म्यूचुअल बेनिफिट टू ऑल द अदर पीपल अराउंड अस, दैट इज ऑल द स्टेक होल्डर्स अराउंड अस। क्लियर है? बहुत अच्छे से 7 कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम क्लियर है। सबसे पहले हमने पढ़ा टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉई, फिर कस्टमर फोकस, फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, मेरे साथ बोलेंगे, फिर प्रोसेस अप्रोच मतलब हम पूरी प्रोसेस को छोटी छोटी स्टेप में डिवाइड करेंगे। उसके बाद सिस्टम अप्रोच क्या बोलता है? मैनेजमेंट को जो एक्टिविटीज जिसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है उनको कोऑर्डिनेट करता है ताकि वो फेल ना हो और हम क्वालिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग फैक्ट बेस्ड होती है और सप्लायर्स के साथ हम म्यूचुअल रिलेशन मेंटेन, म्यूचुअल बेनिफिट्स देते हैं। ओके, चलो अब हम आते हैं कुछ और प्रिंसिपल्स है TQM के। ठीक है, वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक बाकी है, दैट इज 6 सिग्मा। ओके, अब सबसे पहला प्रिंसिपल है, वही सारे प्रिंसिपल सेम प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला हम कस्टमर फोकस। देखो यार, कस्टमर जो है वही क्वालिटी डिटरमाइन करता है। मेरे हिसाब से भाई क्वालिटी अच्छी है, काफी अच्छी है, मैंने प्रोडक्ट बनाया है, बट कस्टमर वो क्वालिटी बताएगा एग्जैक्टली कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। ठीक है, तो आप नो मैटर आप कितना अप्रूव कर दो, जब तक कस्टमर अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो क्वालिटी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सो कस्टमर डिटरमाइंस वेदर द एफर्ट्स वर वर्थवाइल। कस्टमर डिसाइड करता है कि हमारे एफर्ट्स जो हमने TQM में लगाए वो काम भी आए या नहीं आए। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल क्या है? एम्प्लॉय का सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल बेसिक जो लास्ट लेवल होता है, ऑपरेशनल लेवल है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वहां से TQM स्टार्ट होता है और वो ऊपर तक जाता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज का इसमें कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय मोटिवेटेड होते हैं कि भाई ऐसा कुछ कंपनी में चेंज आ रहा है जो हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई टॉप लेवल ने डिसीजन बनाया और हम पर थोप दिया। आ रहा है समझ में? उसके बाद प्रोसेस सेंटर्ड होता है, हम पढ़ चुके हैं। सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है, हम उसको पूरा डिवाइड कर देते हैं छोटी छोटी स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं और हर स्टेप को एनालाइज करेंगे और हर स्टेप में हम चेंजेस करके हर स्टेप को क्वालिटेटिव बनाएंगे। एक एक स्टेप को क्वालिटेटिव बनाए तो पूरी प्रोसेस क्या हो गई? क्वालिटेटिव। मिल गया TQM। आ रहा है समझ में अच्छे से? उसके बाद ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। मैंने क्या बताया है? क्या चाहिए आपस में? कोई गलत मीनिंग नहीं निकालेगा। क्या चाहिए आपस में? कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन। तो ऐसे केस में यहां पर सारे फंक्शंस को क्या चाहिए? कोऑपरेशन चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए। अगर आप एक एक डिपार्टमेंट को उनका काम दे दोगे तो वहां पर काम खत्म नहीं होगा, आपको उन सबसे कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो है एक स्ट्रैटेजिक और सिस्टमैटिक अप्रोच है। ये ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली स्टार्ट कर दी। आप अगर देखोगे हमने मैनेजमेंट कमिटमेंट में सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा? प्लान। ठीक है, तो जब तक आप पूरी स्ट्रैटेजी प्लान नहीं करोगे तब तक आप TQM नहीं कर पाओगे। तो TQM में अप्रोच हमें क्या चाहिए? वी नीड टू प्रिपेयर अ स्ट्रैटेजी, वी नीड टू प्लान अ स्ट्रैटेजी प्रॉपरली, देन ओनली वी वुड बी एबल टू अचीव द डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, दैट इज डिजायर्ड क्वालिटी। क्लियर है? तो इसमें अप्रोच क्लियर है कि आपको स्ट्रैटेजी प्लान तो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये बात क्लियर है कि आपने एक बार, चलो अभी हमारी ये क्वालिटी लेवल है, बहुत कम है, हमने क्वालिटी यहाँ लिया TQM के साथ। अब क्वालिटी यहाँ ले आए तो अब क्या करें? वापस वही पुरानी हरकतें चालू कर दे? नहीं। अगर आपने पुरानी हरकतें चालू की तो आपका क्वालिटी फिर से गिर जाएगी। या तो आप क्वालिटी यहीं पर मेंटेन करो
या फिर आप क्वालिटी और बढ़ाओ, लेकिन गिराना नहीं है. सो वंस यू हैव अचीव द डिजायर्ड क्वालिटी, यू हैव टू कंटिन्यूसली इंप्रूव इट. अदरवाइज द अमाउंट यू हैव स्पेंट फॉर द TQM विल गेट वेस्टेड. आ रहा है समझ में बहुत अच्छे से? पक्का? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से क्वालिटी अटेन करना आसान होता है, मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है. ठीक है, तो आपको मेंटेन करने में सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी. तो यू हैव टू कंटिन्यूसली इंप्रूव योरसेल्फ. ठीक है, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग हम पढ़ चुके हैं. पूरा जो क्वालिटी का जो डेटा होता है वो पूरा सिलेक्ट किया जाता है. सिलेक्ट करने के बाद उसको मेजर किया जाता है, फिर कंपेयर किया जाता है क्वालिटी के हिसाब से. दिस इज हाउ यू एक्चुअली डू TQM. यू कैन नेवर डू एवरीथिंग इन हवा में कुछ नहीं करना है कि भाई हाँ हो गई क्वालिटी अचीव, हाँ दिख तो रहा है कि क्वालिटी अचीव हो गई, देखो तोड़ के देखो प्रोडक्ट क्वालिटी. ऐसे नहीं होता है, आपको पूरा मेजर करना पड़ता है. ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन इसका एक बहुत ज्यादा जरूरी है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज अ लार्ज रोल इन मेंटेनिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय. हमने अब देखो ये वाला प्रिंसिपल और ऊपर वाला प्रिंसिपल बहुत ज्यादा रिलेटेड है. कौन सा वाला प्रिंसिपल? कम्युनिकेशन एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय. अगर एम्प्लॉय को कम्युनिकेट नहीं किया, एम्प्लॉय तक चीजें पहुंचेंगे नहीं, एम्प्लॉय डीमोटिवेट होगा कि हमको तो कुछ बताया नहीं, तो जो टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉय वो तो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं दिखाएगा. वो बोलेगा हमको कुछ बता ही नहीं रहे हो तो हम काम क्यों करें. आ रहा है समझ में? तो कम्युनिकेट अच्छे से करोगे तो हम एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि वो खुश रहेंगे कि हमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, हमें इस ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट समझा जाता है. क्लियर? बहुत अच्छे से? पक्का? डन है. इसके साथ हम TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं समाप्त. बढ़ेंगे आगे. चलो अब हम आते हैं 6 सिग्मा पर. यह आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का. ओके, 6 सिग्मा एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 6 सिग्मा एक ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को कब करना है मैं बताती हूँ. इफ इट ऑल यू आर प्लानिंग टू परस्यू MBA इन फाइनेंस, ठीक है, जैसे मैंने किया. अगर आप लोग MBA हैव परस्यूड MBA इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, तो अगर आप लोग मार्केटिंग नहीं, अगर आप लोग फाइनेंस में MBA परस्यू करना चाहते हो तो फिर आप लोग 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन ले सकते हो, क्योंकि ये एक एड ऑन डिग्री होती है विच इज हेल्पफुल फॉर यू एज अ एडिशनल सर्टिफिकेट, और ये काफी ज्यादा काम आता है. जब मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट, मैम क्यों उस पर इतना ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है. चलो, 6 सिग्मा क्या होता है? एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम होता है. ओके, एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम होता है. इट इज अ मेथड for continuous cycle time improvement, that is reduction of manufacturing defects to a level of not more than 3.4 per million by eliminating defects in a product. कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस या सर्विस, मतलब सिर्फ गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होती है. कोई प्रोडक्ट, फिनिश सर्विस जो सीधे से कस्टमर को मिलती है, या कोई बीच की प्रोसेस जो कस्टमर को तो नहीं मिलती है पर कंपनी के अंदर होती है. जैसे समझ लो पैकेजिंग हो गई, लेबलिंग हो गई, तो ये तो कंपनी के अंदर होती है. प्रोडक्ट, प्रोसेस. ओके, कोई भी प्रोडक्ट, सर्विस या कोई प्रोसेस, उसमें हमें डिफेक्ट्स जब कम करने हो या उसकी क्वालिटी हमें इम्प्रूव करनी हो. डिफेक्ट्स, अब देखो जब हम कम करने की बात होती है तो या तो आप बिल्कुल डिफेक्ट्स खत्म कर दो, 0 डिफेक्ट्स, या फिर आप 99.99% डिफेक्ट्स खत्म करो, या फिर उससे कम डिफेक्ट्स खत्म करो. वो जो हम खत्म करने की का जो तरीका होता है, मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं 6 सिग्मा. ओके, जितने डिफेक्ट्स आप खत्म करते जाओगे उतने हायर सिग्मा लेवल पर आप पहुंचते जाते हो. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. ठीक है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि डिफेक्ट फ्री हो गया तो अल्टीमेटली क्वालिटी तो दे रहे हो. डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट है तो क्वालिटी प्रोडक्ट है ना. तो इसलिए हम इसको क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें वो क्वालिटी कैसे दे रहा है, वो डिफेक्ट्स कम करता है. ठीक है, डिफेक्ट्स किस में कम करता है? प्रोडक्ट में, सर्विस में, या कोई प्रोसेस में. क्लियर है सबको? ये जो 6 सिग्मा ये मोटोरोला लेकर आया था मिडिल 1980s में. ठीक है, लेकिन ये पॉपुलर हुआ
जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने पॉपुलर किया है इसको 1990s में, मतलब मोटोरोला इसको लेकर आया था 80s में, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 1990s में इसको पॉपुलर किया। क्लियर है। अब सिक्स सिग्मा जो है उसमें वो कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेड्स जो है वो देखता है जिसके कारण अलग अलग लेवल जाता है। जैसे कि अगर आप ये देखोगे, ये आपको अगर टेबल रेट दिख रही है, टू, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये जो 2, 3, 4, 5, 6 है ये अलग अलग लेवल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिफेक्ट अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर यील्ड जो है वो सबसे ज्यादा है, मतलब ये सबसे डिफेक्ट फ्री हो गया। ओके, तो जैसे जैसे आप अलग अलग लेवल पे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपके डिफेक्ट्स जो अगर आपको दिख रहे हैं तो एकदम कम हो रहे हैं और आपकी यील्ड जो है वो बढ़ती जा रही है। आ रहा है समझ में? सो माय पॉइंट इज, देखो डिफेक्ट रेट यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। आ रहा है समझ में? डीपीएमओ क्या होता है? डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप कितने डिफेक्ट्स कम कर पाते हो वो हमारा डीपीएमओ होता है। क्लियर है सबको अच्छे से? पक्का। तो आप सेकंड से थर्ड लेवल पे कैसे बढ़ रहे हो वो कैसे डिसाइड होगा? जब आप में ये वाले सारे फैक्टर्स मौजूद होंगे। क्लियर है सबको? सबसे पहला सिक्स सिग्मा को हम यूज करके बिजनेस कैन स्ट्रैटेजाइज इट्स प्लान एंड ड्राइव रेवेन्यू, इंक्रीज कॉस्ट रिडक्शन, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो सिक्स सिग्मा में अगर आपको सिक्स सिग्मा यूज करना आता है तो सिक्स सिग्मा यूज करके आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओगे, क्वालिटी इंप्रूव करोगे और कॉस्ट को कम कर दोगे। कॉस्ट कम होगी तो क्या बढ़ेगा? हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। आ रहा है समझ में? उसके बाद विजन, सिक्स सिग्मा जो है वो सीनियर मैनेजमेंट को हेल्प करता है, एक तो बिजनेस स्ट्रेटजी बनाने के लिए जो हम पढ़ चुके हैं, साथ में विजन क्रिएट करने के लिए कि हमें कहाँ पहुंचना है। भाई मैंने विजन बना लिया, मुझे तो सिक्स सिग्मा लेवल पर पहुंचना है, सिक्स्थ लेवल पर पहुंचना है, मेरा विजन हो गया, मेरा गोल हो गया, मैं सारे एम्प्लॉयज को वैसे काम करवाऊंगी। आ रहा है समझ में? फिर सिक्स सिग्मा अपने आप में एक बेंचमार्क होता है, जैसे वो विजन बना वैसे वो बेंचमार्क बन गया। हमने इंटरनल बेंचमार्किंग पढ़ी है कि हम कोई खुद ही अपनी कंपनी के अंदर से किसी को ले सकते हैं, या हमने स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग पढ़ी कि कोई विनिंग स्ट्रैटेजी को हमने बेंचमार्क बना दिया, तो बस ये वैसा ही है। वंस द इम्प्रूव्ड प्रोसेस अचीव स्टेबिलिटी वी कैन यूज सिक्स सिग्मा टू इम्प्रूव द न्यूली प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पिज्जा डिलीवरी फ्रॉम 60 मिनट्स टू 45 and now once the process stabilizes 45, now we can go to 30 मिनट्स। तो अब देखो क्या है कि हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जैसे सबसे पहले 60 था, हम उसको पहले 45, सीधे 60 से 30 लाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 60 मिनट से हमने पहले 45 मिनट्स पे लेकर आए पिज्जा डिलीवरी को, फिर हम 45 से 30 पर लाए। 30 मिनट्स को हमने बेंचमार्क बना दिया कि अब हम 30 मिनट्स में डिलीवरी करेंगे, नहीं कर पाए तो हम फ्री देंगे तो हमारा रेवेन्यू कम होगा और कॉस्ट बढ़ेगी। तो इट्स बेटर कि हम 30 मिनट्स वाले बेंचमार्क को फॉलो करें। तो जस्ट बिकॉज सिक्स सिग्मा इज देयर वी आर एबल टू बेंचमार्क समथिंग। आ रहा है समझ में? उसके बाद सिक्स सिग्मा पॉसिबल है, सिक्स सिग्मा एग्जिस्ट करता है तभी हम एक स्ट्रिक्ट गोल जो है वो बना पाते हैं। विजन है वैसे हमारे लिए गोल भी बन जाता है, ठीक है। हम स्ट्रैटेजी बना पा रहे हैं, हम विजन बना पा रहे हैं, हम बेंचमार्क बना पा रहे हैं, वैसे हम सिक्स सिग्मा के थ्रू गोल भी बना पाते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्स सिग्मा जो है वो एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है। स्टैटिस्टिकल मेजर क्यों होता है? क्योंकि भाई इसको कैलकुलेट करने का भी एक स्टैटिस्टिकल तरीका होता है। ये भी हवा में बात नहीं करता है, ये भी क्वालिटी सिर्फ कुछ क्वालिटेटिव फीचर्स को देख के डिसाइड नहीं करता है, ये प्रॉपरली स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करके फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग करता है और सिक्स सिग्मा लेवल को आगे बढ़ाता है। क्लियर है सबको? ठीक है। तो प्रॉफिट जो परफॉर्मेंस होती है उसकी एक यूनिट होती है जिसको हम सिग्मा यूनिट बोलते हैं। ये जो है ये क्या है? सिग्मा यूनिट, ठीक है। इट्स अ रॉबस्ट मेथोडोलॉजी। रॉबस्ट मेथोडोलॉजी मतलब ये एक ऐसी अकेली मेथोडोलॉजी है जो एक डॉक्यूमेंटेड मेथोडोलॉजी। डॉक्यूमेंटेड क्यों? मैंने आपको सबसे पहले ये बोला था कि सिक्स सिग्मा का एक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, ना TQM का होता है ना BPR का होता है। इनके सर्टिफिकेशन कोर्सेज नहीं हो रहे, लेकिन ये आपको पढ़ाई में पढ़ाए जाएंगे। आप MBA करोगे, आप BCom करते हो, आप BBA करते हो, उसमें पढ़ाए जाएंगे। लेकिन सिर्फ सिक्स सिग्मा एक ऐसा कोर्स है जिसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसे आपको CS का मिलता है, जैसे CA का मिलता है, वैसे आपको सिक्स सिग्मा पढ़ने का भी एक सर्टिफिकेशन मिलता है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। तो उससे इसकी और वैलिडिटी बढ़ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमें सिक्स सिग्मा से मिलती है। क्लियर है क्या? पढ़ेंगे आगे।
चलो देखो, अब ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई 6 सिग्मा पहुंचा ही नहीं, ठीक है, जैसे अगर कोई 6th लेवल पे पहुंचा ही नहीं मतलब वो खराब है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच इट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीच इट। और जनरली हर कोई 2nd या 3rd पर तो रहता ही है। आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पर, हम टीक्यू में भी ये पढ़ते हैं, आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पर फोकस करना है। और वो कैसे करोगे, जब आप 4th पर आओगे और फिर उसके बाद जब आप 5th पर आओगे, ठीक है, तो वो धीरे धीरे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगी। जरूरी नहीं कि हर किसी को 6 पर ही पहुंचना, वरना कंपटीशन कैसे होगी मार्केट में, हर कोई 6 पे पहुंच गया तो कॉम्पीट कैसे करोगे। आ रहा है समझ में अच्छे से। चलो, 6 सिग्मा से बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे आपका डिलीवरी टाइम कम हो जाता है, जैसे हमने पिज्जा हट का पढ़ा, 60 मिनट से 45 मिनट से 30 मिनट डिलीवरी टाइम कम हो गया। आपकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, कॉस्ट तो कम होती है। साथ में जो स्क्रैप जनरेट होता है वो स्क्रैप भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब देखो, स्क्रैप कम होगा इसका मतलब हमारा रॉ मटेरियल सेव हो रहा है, रॉ मटेरियल सेव हो रहा है इसका मतलब हमारा कॉस्ट कम हो रहा है। आ रहा है समझ में, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज व्हाट इंटर रिलेटेड। अब देखो 6 सिग्मा वर्क कैसे करता है, 2 सिचुएशंस है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट सिचुएशन है हमारी डी मेक, दैट इज डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल, ठीक है। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। ये जो पूरी मेजर है, ये जो पूरी सिचुएशन है, इसको बहुत सिंपल है। इसमें ऐसा प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी वॉइस ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर हमें प्रॉब्लम दे चुका है और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो इसमें जो डिफाइन वाला है वो है डिफाइन द प्रॉब्लम, मतलब कस्टमर से हमें नेगेटिव फीडबैक मिल चुका है एंड दैट इज व्हाट वी आर डिजाइनिंग। देन वी मेजर द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस, मतलब आज हम कहाँ खड़े हैं हम उसको मेजर करेंगे कि कहाँ गलतियां हो रही है, मतलब वी विल एग्जैक्टली मेजर द एग्जिस्टिंग सिस्टम कि एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसा चल रहा है। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे करंट सिनेरियो को कि भाई कहाँ डिफेक्ट्स है हमारी प्रॉब्लम में, फिर हमारी प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे और हमारे फ्यूचर परफॉर्मेंसेस को कंट्रोल करेंगे। डिफेक्ट कम करना है, इसमें हम कुछ नया बेंचमार्क नहीं लेकर आ रहे हैं, ठीक है, हमें खुद को इम्प्रूव करके बेंचमार्क बनाना है। इम्प्रूव कैसे करेंगे, डिफेक्ट्स को कम करेंगे। तो हमने पहले डिफाइन की प्रॉब्लम, कस्टमर से प्रॉब्लम आई, हमने डिफाइन की, फिर हमने उसको मेजर किया, हमने उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के खुद को इम्प्रूव किया, मतलब डिफेक्ट्स कम किए और खुद को कंट्रोल किया। आ रहा है समझ में। कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल करेंगे आगे की फ्यूचर परफॉर्मेंसेस को। क्लियर है सबको, मतलब अगर अभी तक हम 2nd लेवल पर थे तो हम यहाँ से 3rd लेवल पे आ जाएंगे और 3rd को मेंटेन करना है या 4th पे जाना है, पर वापस 2nd पे नहीं आना है। क्लियर है क्या। दूसरा सिचुएशन है हमारा DFSS, दैट इज डिजाइन फॉर 6 सिग्मा। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो अभी उनका प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च ही नहीं हुआ है, वो डिफेक्ट फ्री नहीं है, लेकिन वो लॉन्च एकदम हाई लेवल प्रोडक्ट करना चाहती है, मतलब कम से कम 5th लेवल पे तो हो ही है, 6th लेवल सिग्मा प्रोडक्ट हो, मतलब विदाउट डिफेक्ट प्रोडक्ट हो। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेंचमार्क ढूंढने पड़ेंगे कि हमारा कंपेटिटर कैसा है और उनके कस्टमर की वॉइस क्या है, मतलब उनको कैसा फीडबैक मिल रहा है, और उस सब से हमें बेंचमार्क ढूंढना है, ठीक है, DFSS, ठीक है। उसके बाद हमारी टेक्निक का नाम है IDOV, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से कंपेटिटर बेंचमार्क्स को, फिर हमें डिजाइन करना है उसके हिसाब से कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हमारा डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट हमें डिजाइन करना है, हमें हमारी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करना मतलब देखो, अब सोचो, सिंपल है, जब हमने प्रोसेस को डिजाइन आइडेंटिफाई किया, मतलब कि हमने जो हमारे कंपेटिटर को आइडेंटिफाई किया एज अ बेंचमार्क, जो हमने कंपेटिटर को बेंचमार्क माना कि भाई हमें इसके जैसे काम करना है, तो उसका कॉस्ट अलग चलती है, उसका रेवेन्यू अलग चलता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, वो एकदम अलग टाइप की कंपनी है। हम जोश जोश में आके उसके हिसाब से डिजाइन तो कर देते हैं, पर हम पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें हमारे हिसाब से हमारी ऊपर बनाई हुई डिजाइन को ऑप्टिमाइज करना है। क्या करना है, हमारी ऊपर बनाई हुई डिजाइन को ऑप्टिमाइज करना है। क्लियर है सबको। वो करने के बाद अब हम डिजाइन को वैलिडेट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर विजन, जो हमने विजन सोचा था उस हिसाब से हम अपने डिजाइन को फाइनली अप्रूव करेंगे कि हाँ, हमारे गोल्स हमारी डिजाइन के हिसाब से अचीव
हो जाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है ना, ये जो ये कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट के लिए होती है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे कंपेटिटर के बेंचमार्क को ढूंढेंगे, मतलब कुछ ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो हमारे बेंचमार्क बनेंगे। वो बनने के बाद हम डिजाइन करेंगे, पर डिजाइन तो हमने जोश जोश में किया है, तो अब हम हमारी कंपनी के हिसाब से उस डिजाइन को बेटर बनाएंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे और फाइनली हम अपने आप को वैलिडेट करेंगे। मतलब हम डिजाइन को वैलिडेट करेंगे, अप्रूव करेंगे कि भाई ये हमारे प्रोसेस, ये हमारे गोल्स के हिसाब से परफेक्ट डिजाइन है और ये जो डिजाइन है डिफेक्ट फ्री है। क्लियर है? बहुत अच्छे से पक्का पढ़ेंगे आगे। चल अब आते हैं अलग अलग सर्टिफिकेशन लेवल्स जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जस्ट अ मिनट। सर्टिफिकेशन लेवल्स, अब ये जो है ये मैं इन कोर्सेज की आपसे बात कर रही थी। बहुत सिंपल है। सबसे बेसिक जो सर्टिफिकेशन लेवल होता है वो होता है चैंपियन लेवल। ओके, 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन लेवल है, ये सब आप लोग कर सकते हो, बट ये 1 by 1 चलते हैं। मतलब ऐसे नहीं सीधे IAS लेवल पर आप पहुंच जाओ। सबसे पहले आप ये जैसे होता है ना कि MBA आप बिना ग्रेजुएशन के नहीं कर सकते हो, बस वैसे इसमें लेवल्स चलते हैं। ठीक है, लेकिन हर एक लेवल क्लियर करने के बाद आपको उसका सर्टिफिकेट मिलता है और जो सर्टिफिकेट आपके पास है आपको उस हिसाब से काम, आपका पे, वो सब कुछ आपको उस हिसाब से मिलता है। सबसे पहला चैंपियन होता है, सबसे बेसिक होता है। चैंपियन मतलब वो पर्सन होता है जिसको 6 सिग्मा की पूरी थ्योरी आती है, थ्योरी समझ में आती है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता है। ओके, मतलब आप लोग अभी SM में पढ़ रहे हो, अगर आप इसकी और थोड़ी आर्टिफिशियल थ्योरी पढ़ लोगे तो आप चैंपियन की एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो जो पर्सन को सिर्फ थ्योरी आती है पर प्रैक्टिकल नहीं आता है वो कौन होता है? चैंपियन। उसको किस चीज का सर्टिफिकेट मिलता है? चैंपियन। उसको कोई क्वांटिटेटिव स्किल, प्रैक्टिकल सॉल्व करना नहीं आता है। क्लियर है? उसके बाद होता है येलो और ग्रीन। अब येलो और ग्रीन थोड़े से इंटररिलेटेड है। सबसे पहले हम ग्रीन बेल्ट पढ़ेंगे। 6 सिग्मा ग्रीन बेल्ट एक वो इंडिविजुअल होता है जो पार्ट टाइम पर प्रोजेक्ट पे काम करता है, ईदर एज अ टीम मेंबर फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स और एज अ प्रोजेक्ट लीडर फॉर सिंपलर प्रोजेक्ट। अब देखो इसमें क्या है, 2 टाइप के प्रोजेक्ट है, एक तो कॉम्प्लेक्स और एक सिंपल। ग्रीन बेल्ट वो होगा जो सिंपल प्रोजेक्ट में ओके या तो ऐसा इन द सिंपल प्रोजेक्ट या तो ऐसे प्रोजेक्ट लीडर काम करे या फिर इन द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एज अ टीम पार्टनर, एज ए टीम मेंबर काम करे, तो वो क्या हो जाएगा? ग्रीन बेल्ट। क्लियर है? ठीक है, लेकिन अब इसमें येलो बेल्ट कौन होता है? जिसने ग्रीन बेल्ट का पूरा काम किया है, जिसने ग्रीन बेल्ट का सर्टिफिकेट तो लिया ही है, ठीक है, एट द सेम टाइम उसने कोई अभी तक सिंगल 6 सिग्मा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है। मतलब इसमें क्या होता है कि ग्रीन बेल्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं येलो बेल्ट से छोटा होता है। ग्रीन बेल्ट वो होता है जो उसने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में एज ए टीम मेंबर काम किया हो, ठीक है, या फिर सिंपल प्रोजेक्ट में एज ए प्रोजेक्ट लीडर काम किया हो। ठीक है, लेकिन येलो बेल्ट वो होता है जिसने ग्रीन बेल्ट की एग्जाम तो पास की है बट अभी तक कोई 6 सिग्मा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, सो येलो बेल्ट शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीमैक टेक्नोलॉजी, दैट इज डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, जो हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग येलो बेल्ट को आनी चाहिए। ग्रीन बेल्ट जो है उसको डीमैक टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग मिलती है बट उसने भी अभी तक कोई भी काम पूरा अच्छे से किया नहीं है। क्लियर है? तो ग्रीन बेल्ट येलो बेल्ट काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, ग्रीन बेल्ट से थोड़ा सा ऊपर आता है येलो बेल्ट। उसके बाद आता है ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट कौन होता है? जिसको हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग जिसने ली है। ठीक है, मतलब ये लोग प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, ये लोग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को लीड करते हैं। मतलब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था उसका टीम मेंबर था ग्रीन बेल्ट, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को लीड एज ए लीडर कौन करेगा? ब्लैक बेल्ट। क्लियर है क्या सबको? बहुत अच्छे से पक्का। और ये बाकी सारे अदर मेंबर्स को ट्रेन करता है। क्लियर है? उसके बाद आता है मास्टर ब्लैक बेल्ट। मास्टर ब्लैक बेल्ट क्या होता है? मास्टर ब्लैक बेल्ट होता है वो जो कि बाकी जो सारे चैंपियन है या सर्टिफिकेशन होल्डर, जैसे चैंपियन हो गया, येलो बेल्ट हो गया, ब्लैक बेल्ट हो गया,
उन सबको क्या करता है, उन सबकी प्रॉब्लम्स को बस सॉल्व करता है। मतलब ये ऐसे गुरुजी हैं जो हमेशा हर वक्त काम नहीं करता है, बस जब प्रॉब्लम्स आती है तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और एज अ मेंटोर उनके साथ काम कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे से। मतलब मास्टर ब्लैक बेल्ट के लिए आपको कोई एग्जाम क्लियर नहीं करनी है, आपको कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद आप मास्टर ब्लैक बेल्ट बन जाते हो। ब्लैक बेल्ट इज द लास्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन। उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस के बाद आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाओगे, मास्टर ब्लैक बेल्ट, जिसमें आप बस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और आप कंपनी में उन पर्टिकुलर नॉट कंपनी, आप बाकी सारे सर्टिफिकेशन होल्डर्स के लिए क्या बन जाओगे, मेंटोर। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का बोलो हाँ है ना? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब सिक्स सिग्मा और हम लोगों का एक डिफरेंस बाकी है सिक्स सिग्मा और बीपीआर में, वो हम लोग मैं एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों को आज ही सेंड करने वाली हूँ, वो अपलोड करने वाली हूँ, आप लोगों को उसमें वो मिल जाएगा। ओके, सो वी आर फिनिशिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो राइट ओवर हियर। आप लोगों को इसमें और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग इंटरनेट यूट्यूब पर आप इसमें पोस्ट कर सकते हो कमेंट्स। अगर आपको और ज़्यादा डाउट्स है तो फिर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। इट्स अप टू यू, ठीक है? आपकी जैसी इच्छा, हम आपके लिए कम्प्लीटली फ्री है। ओके, तो आपको कुछ भी ऐसा लगे मुझे बताओ। मोटिवेशन, अगर आप इफ यू फीलिंग डीमोटिवेटेड, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। मैम पढ़ाई नहीं हो रही है, मैम इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, कैसे पढ़ाई करें, मैम मन नहीं लग रहा है, कुछ भी हो, यू कैन ऑलवेज contact me. Okay, so I hope this session was wonderful. I hope बोर नहीं हुए हो and I want good marks in SM, क्योंकि FM जो है वो slightly tough है। SM आपका ये पूरा सब्जेक्ट easily निकाल सकता है। That does not mean FM नहीं पढ़ना है, FM भी पढ़ना है। SM स्कोरिंग है तो आप उसको जितना लाइटली ले रहे हो उतना लाइटली ना लेकर सीरियसली लो, क्योंकि डिफिकल्ट तो डिफिकल्टी रहेगा, ईजी में आप स्कोर कर सकते हो। Okay, this has always been my approach. I want you guys to follow the same approach if you want to become CS and or if you want to clear executive and move to professional. All right, chalo. So have a great day. See you. Bye bye.